बढ़े हुए हैं। गणतंत्र आया, संहिता आया, समानुपातिक समावेशिता का अभ्यास हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग समावेशी विधेयक लाए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समावेशी विधेयक के अंतर्गत आज जाकर के चाहे मधेश के हो चाहे पहाड़ को हो, दलित समुदाय, पिछड़ा हुआ समुदाय, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, महिला सभी को आरक्षण मिला है। और कमती में हमको लगता है कि 17,000 से ज़्यादा लोग जो है उस आरक्षण के अंतर्गत राज्य की विभिन्न संरचना में जो है उन लोगों का अभी सेवा में जो है लोग प्रवेश किए हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस देश में जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो दो पक्ष था द्वंद्व का। एक पक्ष था जनयुद्ध कर रहे हुए तत्कालीन माओवादी और दूसरा पक्ष था आपको मधेश आंदोलन, मधेशवादी शक्ति और मधेश आंदोलन। और आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि प्रथम घोषित मिति में संविधान सभा का निर्वाचन नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण था मधेश आंदोलन। तो जब जाकर के 64 साल में फागुन 16 गते जब 8 बूंदे समझौता हुई मधेश के शक्तियों के साथ, संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के साथ जब राज्य का 8 बूंदे समझौता हुआ भारत के रोवर में, तब जाकर के संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। और संविधान सभा के निर्वाचन में हम लोग सभी जगह में भाग लिए, संवैधानिक समिति सब में भाग लिए। और वहाँ पर ये हुआ कि राज्य पुनर्संरचना करने के समय में पहचान और सामर्थ्य के आधार में राज्य का पुनर्संरचना होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि पहचान और सामर्थ्य का जब सवाल उठा तो उसमें प्रतिगामी सोच के साथ जो है तत्कालीन शक्तियाँ सब मिल करके जो है क्या किया, संविधान निर्माण किया। और उस पर हमारा रिजर्वेशन रहा, जिसके कारण हम लोग संविधान को जो है ऑन नहीं किए और हम लोग हस्ताक्षर भी नहीं किए। हम लोग क्या कहें कि बहुत सारा अच्छा बात इस संविधान में है, लेकिन कई सारे जगह पर त्रुटियां की गई है। और विशेष जाति को जो है एक आरक्षण के तहत कह के शासक वर्ग बनाने का जो अभ्यास किया गया है वो बहुत ही घृणित अभ्यास है और लोकतंत्र में ये बात शोभा नहीं देता है। वैसे ही संहिता को जो अधिकार संपन्न संहिता जो है लाने का जो हमारा संकल्प था, उसमें जो है कहीं ना कहीं संकोचन लाया गया। और आपको स्थानीय तह को मजबूत करके, केंद्र सरकार को मजबूत करके संहिता को विकृत अवस्था में एक सैंडविच के वातावरण जो है बना दिया गया। तो शुरू से जब प्रथम पृष्ठपोषण हुआ इस संविधान का, जो प्रथम मसौदा बना, तभी से हम लोग ये बात कहते आ रहे थे। लेकिन उसको जो है संविधान बनाने वाले शक्ति जो है नज़रअंदाज किया। लेकिन आज मुझे गौरव हो रहा है, खुशी हो रहा है कि आज इस देश का सबसे बड़ी पार्टी और सबसे दूसरे पार्टी का जो ये गठबंधन का सरकार है, वो ये बात को जो है भली भांति जान चुका है कि ये संविधान यदि आगे बढ़ा के लेकर के जाना है, इसमें संशोधन का आवश्यकता है। ये संविधान में कई सारा त्रुटियां हैं। ये संविधान न परंपरागत संसदीय व्यवस्था है और न ये संविधान आपको अग्रगमन में जो है प्रमुख कार्यकारी रहने वाला जो है एक अग्रगामी संविधान है। तो इसका जो परिकल्पना सब जो है, इसको प्रावधान सब जो है, उसको जब लागू करने जाते हैं तो सारा जगह जो है चुनौतियां दिखाई दे रही है। आप लोगों को मैं स्मरण कराना चाहता हूँ कि अभी का संसदीय व्यवस्था में संसद कमजोर हो चुका है। और राज्य का जो शक्ति है, संसद का जो है पार्टी सबको जो है लाइन लग करके न्यायालय में जाना पड़ा और न्यायालय ने निर्णय किया कि फलाने व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, जबकि वो अधिकार जो है संसद को है। और वहाँ पर लाइन लाग करके जो है आपको जब शनाख्त हुआ तब जाके एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय न्यायालय किया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि संसदीय व्यवस्था में जो संसद, जो हमारे सोवरेन सबसे उच्च निकाय है, वो भी कमज़ोर दिखाई दे रहा है इस संविधान के तहत। और हमारा जो राज्य पुनर्संरचना का जो आधार था कि तत्कालीन अवस्था में जो एक आयोग बनी थी 10+1 प्रदेश का जो परिकल्पना किया गया था, वो सबसे बेहतर परिकल्पना था। उस अंतर्गत जो है राज्य का पुनर्संरचना यदि होता तो आज पहचान और सामर्थ्य के आधार में इस देश में जो संघीय इकाई सब बनता, प्रदेश सरकार सब बनता, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपके बहुत मज़े के बात में कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे मध्य प्रदेश हम लोग नामाकरण किए, राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश अब संविधान में उल्लेख हो गया। 8 जिला में सही मध्य प्रदेश का हम लोग अभ्यास किए हैं। लेकिन अब जब नाम हम लोग रख लिए उसको मध्य प्रदेश, तो संविधान के अनुसूची को परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी संविधान के तहत जो है उसको लिखा नहीं गया है। वो हम लोग निर्णय किए, राजनीतिक निर्णय हुआ, वो लागू हो चुका, लेकिन संविधान में जब तक हम लोग उसको निर्णय को जो है अनुसूची को जब तक हम संशोधन नहीं करेंगे और वहाँ नहीं लिखेंगे, तो अभी भी हमारे संविधान की अनुसूची में आप देखिएगा तो खाली प्रदेश 1 से लेकर के 7 प्रदेश कहा जाता है। तो अब जब मध्य प्रदेश को प्रदेश नंबर 2 कहा जाता था तो अब उसको मध्य प्रदेश कहना पड़ा। प्रदेश 1 को जो है कोसी प्रदेश कहना पड़ा, तो उसको जो है संविधान संशोधन आज का आवश्यकता हो चुका है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जो संहिता जो लेकर के आए, हमारे संघर्ष से, हमारे बलिदानी से, हमारे वीर जो है शहीदों के कुर्बानी से जो ये संहिता आया है, उसको मजबूत बनाने के लिए अभी भी संविधान संशोधन का आवश्यकता है। अभी भी हम लोग चाहते हैं कि साझा नेपाल बने, सभी का जो है भाषा, वेशभूषा, सभी का जो है संस्कृति, सभ्यता का सम्मान हो। नेपाल छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन विविधतायुक्त मुल्क है। और इस विविधतायुक्त मुल्क को जो है आप
जैसे श्रद्धेय माननीय महंत ठाकुर जी कहते हैं सत्ता नहीं प्रभु सत्ता, तो प्रभु सत्ता का उनका परिकल्पना है कि अधिकार संपन्न संघीय राज्य सब। तो अधिकार संपन्न संघीय राज्य होगा तो आप प्रभु सत्ता का अभ्यास कर पाइएगा, इस देश का इंद्रेणु का आप सम्मान कर पाइएगा। कुछ मुट्ठी भर अल्पसंख्यक के जो है खस बाहुन आर्य और दशनामी क्षत्रिय के नाम पर जो है आप उल्लेख कर दिए, खाली वही समुदाय का थोड़े न ये देश है। ये देश दलित का भी है, ये देश मधेसी का भी है, ये देश मुस्लिम का भी है, ये देश थारू का भी है, ये देश जो है जनजाति का भी है। इस मनोविज्ञान को जो है वहाँ पर रूपांतरण करने का जरूरत है। ये आज का सबसे बड़ा ठोस आवश्यकता है। और अभी जो ये संविधान संशोधन का विषय उठ रहा है, हम लोग इस सरकार में है, क्योंकि हम लोग निर्वाचन भी गठबंधन के तहत लड़े हुए थे, और अभी ये संविधान संशोधन का जो सवाल हो रहा है, तो अभी का संशोधन अग्रगमन के लिए होना चाहिए। अभी के संशोधन राज्य को पुनर्संरचना करने के लिए होना चाहिए। अभी के संशोधन आपको जो है पहचान और सामर्थ्य के आधार में संघीय राज्य सबको स्थापना करने के लिए होना चाहिए। अभी का संशोधन राज्य के संपूर्ण निकाय में समानुपातिक समावेशिता को लागू करने के लिए होना चाहिए। अभी के संशोधन न कि प्रतिगमन के तरफ होना चाहिए। हम लोग अपना बलिदानी दे करके, खून बहा करके जो है हम लोग समानुपातिक संसदीय प्रणाली लाए हैं, निर्वाचन प्रणाली लेकर के आए हैं, और आज उस निर्वाचन प्रणाली पर जो है प्रहार होने का संभावना है। और हमारे संविधान का मर्म है आपको मल्टी पार्टी सिस्टम और प्लुरलिज्म, बहुलवाद और जो है बहुदलीय शासन व्यवस्था हमारा संविधान का मर्म है, मुटु है। आज उस मर्म पर प्रहार करने का दुस्साहस कहीं न कहीं होने का संभावना है। इस वजह से भी हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। अरे निर्वाचन प्रणाली में कोई दोष नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2046 साल का जो सरकार था, स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री थे, तो बहुमत का सरकार था। उनको किसने रोका था? कौन संविधान के तहत उनको दिक्कतें हुई थी जो उन्होंने संसद विघटन कर दिए? इससे पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का 2/3 का नजदीक का सरकार था। क्यों वो सरकार 5 वर्ष नहीं चल पाया? तो वो संविधान का दोष नहीं है, वो समानुपातिक सांसद प्रणाली से आए हुए सांसद लोगों के कारण वो सरकार नहीं गिरा था। नेतृत्व को नीति और नियत में जो है खोट है, नेतृत्व में असक्षमता है, और हम लोग दोष जाकर के दे देते हैं शासन व्यवस्था पर। और आज जाकर के जो समानुपातिक समावेशिता का जो हमने तभी आपको कहा कि हमारा समझौता हुआ है, उस समझौता में कहा गया है कि राज्य का संपूर्ण संरचना सेना सहित प्रहरी सबैमा सामूहिक प्रवेश हुनेछ, मधेसी लगायत अन्य उत्पीडनमा पड़ेको जात जातिहरूको। तर उस तरफ हमारे देश नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं अलग से एक शासक जो है ग्रुप बनाया जा रहा है। तो आज का जो ये दिन है, ये प्रेरणा लेने के लिए जो है हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। मैं कहना चाहता हूँ इसी देश में स्वर्गीय बीपी कोइराला जैसा, कृष्ण प्रसाद भट्टराई जैसा, मनमोहन अधिकारी जैसा, पुष्पलाल जैसा महान आत्माओं का जन्म हुआ, जिन्होंने जनता को अधिकार संपन्न बनाने के लिए अपने सारा चीज आहुति दे दिए। उन्होंने कभी भी बिजनेस व्यापार में अपना नाम नहीं रखा, कभी भी जो है कटेलिंग नहीं किया, कभी भी किसी संस्था से अपना नाम नहीं जोड़ा, और देश के लिए लड़ा, लोकतंत्र के लिए लड़ा। और उनका जो कद है वो बहुत उच्च लेवल में जो हम लोग सम्मान करते हैं। स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह जी का समानता का जो आंदोलन था, आज माननीय महंत ठाकुर जी उस मिसाल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज माननीय महंत ठाकुर जी क्या कहा कि मैं क्या बनूंगा इस देश में, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हो सकता था कि मैं राष्ट्रपति बन सकता था, हो सकता था कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन सवाल ये है कि 77 जिला में जन्म हुए नेपाली नागरिक को जो है सुशासन का प्रत्याभूति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उन लोगों को लोकतांत्रिक आचरण के अंतर्गत उन लोगों को सेवा सुविधा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी लगायत का जो है जो सुविधा सब है, उसमें हमारे राज्य का कितना पहुंच है? आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। आज किसी भी बड़े पार्टी का नेतृत्व को जो है सम्मान देने का अवस्था नहीं है, क्योंकि हर लोगों का किसी न किसी स्कैंडल में नाम पड़ा हुआ है। लेकिन आज हमें गौरव हो रहा है कि माननीय महंत ठाकुर जी कई बार मंत्री बने, उपसभामुख बने, पार्टी चला रहे हैं, लेकिन विगत 17 वर्ष से किसी भी लाभ के पद में नहीं गए हुए हैं। और उनका अपना इतिहास, उनका व्यक्तित्व ही एक बहुत बड़ा जो है तमाचा है उन लोगों के लिए जिन्होंने सुशासन के बात के नाम कर कर जो है राष्ट्रीय डुकुटी अपना घर में ले जाना चाहते हैं। तो आज देश का अवस्था है रूपांतरण लाने का, आज देश का अवस्था है सुशासन देने का, आज देश का अवस्था है। मैं कहना चाहता हूं आपको कि तराई मधेश क्षेत्र का जो धरती है, जो आकाश है, जो वन जंगल है, जो खनिज है, सभी पर बक दृष्टि लगा करके बैठे हुए हैं कुछ लोग। इसके लिए भी हम लोगों को एकत्रित होना जरूरी है। आज फिर से हम लोगों को जो है एकता का अभियान शुरू हुआ है, संवाद में हम लोग हैं। अरे हमारे माननीय महंत ठाकुर जी तो कहे थे कि हम लोगों को बेहद राजनीतिक शक्ति निर्माण करना है। इसके अंतर्गत उन्होंने राजपा बनाया, जसपा बनाया, अभी लोसपा भीतर में भी हम लोग गोलबद्ध हुए हैं। तो हमारा कोई आग्रह पूर्वाग्रह नहीं है। यदि हम लोग इस देश को साझा चौतारी बनाना चाहते हैं तो आज के डेट में जो है समग्र मधेश, मेची से महाकाली, उसको यदि अधिकार संपन्न नहीं बनाइएगा
तो काठमांडू अधिकार संपन्न नहीं हो सकता है। समग्र मधेश यदि शांत नहीं रहेगा तो देश शांत नहीं रह सकता है। समग्र मधेश यदि समुन्नत नहीं होगा तो इस देश का समुन्नति को परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। इस वजह से भी मैं कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का तमाम मित्रों को, तमाम योद्धाओं, साथियों को कि हमारा संघर्ष एक पड़ाव में हम लोग जरूर हैं, लेकिन हमारा संघर्ष का निरंतरता है और ये संघर्ष आगे जाएगा और कब किस रूप में विस्फोट होगा वो कहा नहीं जा सकता है। इस वजह से मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो आज भूमि अध्यादेश आप लाए हुए हैं उसमें बहुत सारा सवाल उठा हुआ है। इस भूमि अध्यादेश में क्या है उसको हम लोग देखेंगे और ये भूमि अध्यादेश के अंतर्गत यदि मधेश की भूमि को एक दूसरे ढंग से वक्र दृष्टि रख करके जो है वन जंगल को लेने का प्रयास हो रहा है, जमीन लेने का प्रयास हो रहा है, वो हम लोग कतई नहीं होने देंगे।